नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मैं आज आपके लिए एक और कमाल की कहानी सामने लेकर हाजिर हूँ। साथियों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि अगले कुछ समय के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की कहानी काफ़ी कमाल की रहने वाली है और जब आखिर तक आप कहानी को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में मज़ा आ गया। साथियों, आज की कहानी कोलकाता के रहने वाले एक साथी ने हमारे साथ शेयर किया है। उनका नाम है विमल। विमल कोलकाता में एक परचूनी की दुकान चलाते हैं और जो हादसा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है वो आज से तकरीबन 2022 साल पहले उनके साथ घटित हुआ था। विमल एक बार अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रोहतक आते हैं जो हरियाणा में पड़ता है। उनके दोस्त ने वहां पर एक नया नया मकान लिया था नॉइस, और उस मकान की गृह प्रवेश की पूजा में शामिल होने के लिए ही विमल वहां पर गया था। लेकिन वहां पर विमल के साथ जो हादसा हुआ उसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक भी आप मेरे से नहीं जुड़ पाए हैं तो उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और हाँ, जो भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा परिचय जरूर दे दे। और अब आगे की कहानी आप विमल के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल। ये कहानी मेरे दोस्त उमेश के साथ हुए हादसे की है। बात 23 जून 2002 की थी जब उसकी हालिया ही नौकरी लगी। वह अभी ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, लेकिन बार बार कस्बे से दूसरे शहर जाना उसे समय और पैसे की बर्बादी लगता। ऊपर से जल्दी जल्दी तैयार हो 7 बजे घर से निकलना पड़ता, जिसमें वह पहुंचते पहुंचते अक्सर लेट हो जाता। तो उसने अपने ऑफिस के पास अपना एक घर खरीदने की सोची। अभी नई नवेली कॉलोनी में भूखंड बिक्री का काम हो रहा था। उस समय आज जितनी महंगाई तो नहीं थी, लेकिन सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलती थी। तो बने बनाए मकान से बेहतर उसे जमीन खरीद कर बनवाना ही ठीक लगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार वो बाद में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकता था। आठ जमीन खरीदने का मन बना। छुट्टी के दिन मोटरसाइकिल ले निकल जाता। तभी उसे रोहतक में एक जगह दिखी जहां नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। उसने बात की कीमत उसके बजट में थी तो एडवांस देकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ हुई। उसके पास थोड़ा पैसा और बचा था। रजिस्ट्री होने के बाद नक्शा वगैरह पास कराकर आखिरकार उसने काम एक ठेकेदार को दिया और कुछ ही महीनों में उसके 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और सीढ़ियों से परिपूर्ण घर बनकर तैयार था। सुबह ही गांव के घर से माँ बाप भाई बहनों ने पंडित से श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाकर गृह प्रवेश का कार्यक्रम उमेश के यहाँ आयोजित किया। मैं यानी कि विमल भी तभी शामिल होने पहुंचा। कार्यक्रम समाप्त होने पर उसके सभी परिजन शाम होने से पूर्व ही गांव प्रस्थान कर रहे थे। मुझे भी घर आना था तो मैंने भी उमेश से कहा, यार मुझे भी निकालना चाहिए। उमेश ने कहा, नहीं यार, अभी तो आया ही है। पहले तो घर के कार्यक्रम में व्यस्त था तो तेरे हालचाल भी ढंग से ना पूछ पाया। अब थोड़ा फ्री हुआ तो तू यार जाने की बात करने लगा। मैंने कहा, लेकिन यार मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगा। उमेश बोला, ठीक है, सिर्फ 2 दिन, फिर मैं तुझे खुद छोड़ आऊंगा। टेंशन क्यों लेता है यार, बड़े दिन हुए अब तो मिले हैं, रुक जा भाई। मैंने कहा, चल ठीक है, तू कहता है तो रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 दिन। उमेश ने कहा, ठीक है, अब बता आजकल क्या हाल है। मैंने कहा, यार अपना क्या हाल, वही हड्डी वही खाल है। तू सुना, तेरी कैसी गुजर रही है यहाँ।
उमेश उदास सा होकर बोला, यार बस ठीक है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उमेश बोला, यार पता नहीं, लेकिन चल छोड़ और ये बता, शादी वादी हुई कि नहीं? मैंने कहा, यार क्या बताऊं, अभी तो काम के ही लाले हैं, ऊपर से शादी ना बाबा, अभी ये रोग पालने का कोई इरादा नहीं। और तू बता, तेरी तो सर्विस भी है, मकान भी बनवा लिया, अब भाभी का इंतजाम कब कर रहा है, या मेरी तरह सब गुड़ गोबर ही हुआ पड़ा है? उमेश बोला, नहीं यार, शादी भी करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा आर्थिक तंगी से बाहर आ जाऊं, क्योंकि अभी जितनी पूंजी थी सब लगा दी। थोड़ा कर्ज भी हो गया है, तो इस साल तो नहीं, लेकिन शायद अगले साल। मैंने कहा, ठीक है यार, चाहे जब करो, लेकिन अपने दोस्त को बुलाना तो नहीं भूलेगा। उमेश बोला, नहीं यार, अभी क्या भूला तुझे, जो आगे भूल जाऊंगा। मैंने कहा, ये तो सही है। अब ये बता, तू कल से ऑफिस जाएगा तो मैं अकेला तेरे घर में क्या करूंगा, मुझे जाने देना यार। उमेश ने कहा, अरे पागल है, अभी कल का दिन हम लोग बाहर घूमेंगे, फिर रही परसों की तो काम खत्म कर, जल्दी घर आ जाऊंगा, और उससे नेक्स्ट डे मैं खुद तुझे बस तक छोड़ आऊंगा, तू फिक्र मत कर। मैं अब निश्चित था। दिन भर बातें करते करते कब शाम और शाम से रात हो गई पता नहीं चला। उमेश को डोट खाना बनाना नहीं आता था, तो एक भोजनालय को मंथली पेमेंट कर उमेश खाना खाकर घर आता। हालांकि घर में खाना बनाने का सभी सामान था, क्योंकि उमेश की माताजी ने सब इंतजाम किया था। परिवार अभी ही गांव गया था, लेकिन हम दोनों को खाना बनाना आता ही नहीं था, सो बाहर से खाकर घर आ गए, और कल दिल्ली घूमने का विचार भी खाना खाते खाते बन गया था। शाम को घर पर उमेश ने 2 फोल्डिंग पलंग बिछाए, और हम दोनों अपने अपने पलंग पर सो गए। रात को लगभग 1:15 बजे मैं पानी पीने के लिए उठना चाहता था, लेकिन गहरी नींद से उठने में आलस आ रहा था, तो मैं कमरे के दरवाजे की तरफ करवट लेके सोने की कोशिश कर रहा था, तो करवट लेकर हल्की सी आंख खोलने के बाद मैंने अपनी चारपाई से उठकर किसी साड़ी पहनी हुई औरत को देखा, जो दरवाजे से बाहर जा रही थी। देखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। दोस्त का घर है, शाम को कोई आ गया होगा, तभी दिमाग ठनका। मैंने हाथ घड़ी का टाइम देखा, वो औरत कमरे से बाहर जा चुकी थी। टाइम तकरीबन 1:25 के आसपास का रहा होगा। कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन बाहर आंगन में रोड पर लगे खंभे की रोशनी पड़ रही थी। मैं सोचने लगा, यदि मान भी लूं कि मेरे सोने के बाद कोई लेडीज आई होगी तो ठीक है, लेकिन हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मैं उसे देखने के मकसद से बिना चप्पल पहने और बिना उमेश की तरफ देखे बिल्कुल दबे पांव बाहर आंगन में आया। फिर रसोई में गया, वहां देखा तो उमेश ढल्लू को घड़े में डालकर पानी निकाल कर पी रहा था। मैंने उमेश से उस औरत के विषय में कोई बात नहीं की जब वह पानी पी रहा था। तो मैं रसोई और आंगन को मुड़ मुड़ कर देखता, मैंने उमेश पर गौर ही नहीं किया। मेरा दिमाग तो साड़ी पहनी औरत को ढूंढने में जो लगा था। उमेश ने डल्लू मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने डल्लू थाम लिया और घड़े से पानी निकालकर पीने लगा। तभी उमेश को दूसरे कमरे की तरफ जाते देखा। मैंने सोचा शायद कुछ लेने गया हो। मैंने पानी पीने के बाद डल्लू को घड़े पर रखी प्लेट के ऊपर रख दिया और अपने उस कमरे में आकर सीधा लेट गया। अंधेरा काफी था, कमरे में बाहर आंगन में रोशनी थी। लौटते वक्त खंबे की लाइट पर दृष्टि जाने से आंखें चुंधिया सी गई थीं। मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और कमरे में गए उमेश का लौट आने का इंतजार ही कर रहा था। तभी मैंने उमेश के पलंग पर उमेश को सोता देखा। आई वॉज शॉकिंग, हाउ इज इट पॉसिबल, ये यहाँ तो मेरे साथ वहाँ खड़े होकर पानी कौन पी रहा था। मैंने कमरे की लाइट जलाई, जिससे उमेश की आंख में भी रोशनी गई और वो करवट लेकर सीधा हुआ।
उमेश बोला, अरे यार लाइट क्यों जला दी? क्या रात को नींद नहीं आती? मैंने कहा, नहीं यार टाइम देख रहा था। उमेश वापस सोते हुए बोला, टाइम वाम सब खराब चल रहा है। तू टाइम के चक्कर में मत पड़, सो जा अभी। मैंने लाइट बंद कर दी और सोचने लगा, यदि उमेश यहाँ तो वो कौन जो उमेश जैसा था? और वो औरत कौन थी और इस कमरे में क्या कर रही थी? लेकिन इतने सब सवालों के बाद भी मैं उमेश को कुछ बताना नहीं चाहता था। उसने बड़े कष्ट से ये घर बनवाया था जिससे उसे काम पर जाने पर सहूलियत हो। मैं उसे ये सब बताकर दुखी और भयभीत नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था कि ऐसे घर में मेरा दोस्त अकेला रहे। मैं असमंजस में था, फिर थोड़ी देर के बाद सो गया। और हाँ, मुझे अब ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं कि उस रात मुझे भी उस दूसरे कमरे में जाने में उस समय भय लग रहा था। फिलहाल अब सुबह हो गई थी, बाहर उजाला था। उमेश उठ गया था। मैंने भी उठकर बिस्तर समेट कर दिए। उमेश ने आते ही गुड मॉर्निंग बोला। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग यार। उमेश ने कहा, यार रात को नींद तो अच्छे से आई ना? मैंने कहा, हाँ यार, लेकिन कल तू मुझे कुछ बताना चाहता था, फिर रुक क्यों गया? उमेश ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, जब तेरे हालचाल की पूछी थी तब वास्तव में चाहता था वो अपनी बात मुझसे शेयर करें। लेकिन उमेश ने कहा, यार पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहता तो मत बता। उमेश बोला, नहीं यार, वास्तव में मुझे याद नहीं आ रहा। कल बहुत सारी बात की थी, क्या आया मूड में, अब याद नहीं। मैंने कहा, ठीक है, आज घुमाने ले चले गए या वो भी भूल गया? उमेश ने कहा, नहीं यार, तू तैयार हो जल्दी, फिर खाना खाने चलते हैं, फिर वहीं से दिल्ली के लिए निकलेंगे। ओके, मैंने कहा, मेरी तो छोड़, मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला जनाब, अपनी चिंता कीजिए, मैं तो बस 20 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है यार, आधा एक घंटे में मैं भी तैयार हो जाऊंगा, देख लेना। मैंने कहा, चल ठीक है, हो तो सही। हम दोनों तैयार होकर खा पी कर दिल्ली की बस पकड़ दिल्ली गए। दिन भर घूम फिर कर पै जवाब दे रहे थे तो वापस भोजनालय पर आकर खाना खाकर घर को निकले। शाम भी ढलने को थी और बस अब ये लग रहा था कि कब घर पहुंचे, पलंग बिछाएं और सो जाएं। घर वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर था, तो हमने टेम्पो करने की सोची और टेम्पो में बैठकर घर तक आए। मैंने कहा, उमेश तू चल गेट खोल, मैं इसको पेमेंट देकर आता हूँ। उसने कहा, नहीं यार, मैं देता हूँ। उमेश को पर्स निकालने से रोक कर हाथ पकड़ते हुए मैंने कहा, अरे यार सुन, आज तेरा बहुत खर्चा हो गया, अब बस कर, तू जाके ताला खोल, मैं अभी निपटा कर आता हूँ। मैंने टेम्पो वाले से कहा, भैया आप यहाँ से उसी तरफ तो लौट कर जाओगे, मुझे उस दुकान तक छोड़ दो। टेम्पो वाला बोला, जी जरूर बैठिए, अभी छोड़ देता हूँ। उमेश ने कहा, अब कहाँ चल दिया? मैंने कहा, बस 2 मिनट यार। मैं दुकान तक गया और उतरकर दुकान की तरफ बढ़ ही रहा था कि टेम्पो वाले ने रोका, जबकि मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था। लेकिन उसके टोकने पर मैं उसके नजदीक आया। टेम्पो वाला बोला, भाई साहब, मैं रास्ते भर आप दोनों दोस्तों की बातें सुन रहा था। जब आपको यहाँ लेकर आया तो पता चला कि आपके दोस्त ने इस जगह पर मकान बनाया है। मैं वहाँ जो मकान दिख रहे हैं उधर रहता हूँ भाई साहब। उसने हाथ की तर्जनी उंगली ऊपर उठाते हुए दूर घरों की तरफ इशारा करते हुए बताया, मेरा नाम सुखविंदर है। यदि आप बुरा ना माने तो अपने दोस्त से ये मकान छोड़कर जाने को कहिए, यदि वाकई आप उससे प्यार करते हैं। मैंने हंसकर कहा, यार अभी इस घर में आए हुए 2 दिन भी नहीं बिता पाए और मैं उससे इसे छोड़ने को कहूँ, वो मुझे पागल बताएगा भाई। उसने दुनिया भर का कर्ज लेकर और सारी पूंजी लगाकर मकान बनवाया है।
अभी तो बेचारा सही ढंग से सेटल भी नहीं हुआ और आप छोड़ने की बात करते हैं। सुखविंदर ने कहा, साहब जान से ज्यादा कुछ कीमती नहीं होता, जान है तो जहान है। कुछ साल पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, उस समय ईख की फसल होती थी। इन खेतों में हमारा तो सामने के गांव में बचपन बीता है साहब। एक सुबह इसी खेत में जब खेत वाले ने सुबह दो लाशों को देखा तो सन्न रह गया। बाद में हम सभी लोग आए, पुलिस बुलाई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। बाद में पुलिस ने केस रफादफा कर दिया। आज तक नहीं मालूम पड़ा कि कौन थे वे लोग। मैंने कहा तो भाई ठीक है, कोई मर गया तो हमें क्या, वाकई मैं उसे अपनी अनभिज्ञता दिखा रहा था। सुखविंदर ने कहा, साहब समस्या तो तकरीबन 22 दिन बाद में शुरू हुई। वही किसान रात में अपने खेत में पानी देने आया था। उसका 12 साल का लड़का भी था। पानी देने में दोनों व्यस्त थे, लेकिन तभी किसान को एक लड़की साड़ी पहने ईख के खेतों में टहलती दिखी, जिससे फसल खराब हो रही थी। इसलिए उस लड़की को रोकने के लिए किसान ने अपने बेटे से कहा कि जाकर उसको ऐसा ना करने को कहे। उसका बेटा गया। कहते हैं ना जाने उसने ऐसा क्या देखा उस खेत में कि अपने बाप को खेत पर छोड़कर सीधा दौड़ लगाकर घर आ गया। बाप खेत पर अकेला रह गया। वह यह समझ ही नहीं पाया कि उसका लड़का ऐसा क्या देखकर भाग गया था। वह अपने बच्चे को आवाज देते हुए इसी कच्ची सड़क पर यहां तक आ गया था जहां अभी हम लोग खड़े हैं, और जब उसने देखा कि उसका बच्चा उसकी सुन ही नहीं रहा तो मुड़कर खेत की तरफ जाने लगा। लेकिन जब नजर उठाकर देखा तो जहां आपके दोस्त का मकान बना है साहब, उसी जमीन पर एक औरत और एक आदमी खड़े थे। उस आदमी ने वही कपड़े पहने थे जो उस सुबह गांव वालों को उसके खेत पर मिली लाशों के ऊपर थे। उसके बाद वो बंदा कभी रात में नहीं आता था। गांव की छत पर जब रातों को डोट सोते थे तो वे अक्सर खड़े दिखते और फिर गायब हो जाते। धीरे धीरे शाम को भी इधर लोगों ने आना छोड़ दिया था। फिर बाद में यह जमीन एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदी और उससे ही शायद आपके मित्र ने ली होगी। इसके बारे में जाने बगैर ही आपके मित्र ने बहुत बड़ी दिक्कत मोल ले ली। साहब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 10 बजे तक मैं टेम्पो चलता हूँ। बीच में जब समय मिले तो आना, मेरी बात पर भरोसा ना हो तो गांव में किसी से भी पूछ लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया सुनो, अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम इन सब चीजों को नहीं मानते। जब होगा तब देखेंगे। सुखविंदर ने कहा, ठीक है भाई साहब, इंसानियत के नाते आपको सच बताया। आप माने या ना माने आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ जी, नमस्कार। मैंने कहा, जी नमस्ते। कुछ टिप्स लेकर मैं घर आ गया। उमेश ने कहा, यार इतना समय कैसे लग गया? मैंने कहा, यार बस कुछ नहीं, वो टेम्पो वाला कहानी अपनी सुना रहा था, कुछ आप बीती तो हमने भी अपनी सुना दी। उमेश ने तब तक बिस्तर लगा दिए थे तो मैं हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर बैठे बैठे उमेश से बातें करता रहा और रात 10 बजे तक हम लोग सो गए। मैं लेटे लेटे सोच रहा था, उमेश ने तो अपना एक घर ही तो चाहा था, इसमें इसकी क्या गलती? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली रात को करीब 12 बजे हम लोग गहरी नींद में थे, तभी घर की छत पर किसी धमधम की आवाज से मेरी थोड़ी सी आंख खुली, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि जाकर देखना उचित नहीं समझा। कुछ देर तक ऐसा लगा जैसे कोई कुछ कुछ समय अंतराल के बाद छत पर कूद रहा हो, लेकिन हम लोग काफी थके थे और उमेश बस पूछो ही मत, घोड़े बेचकर सो रहा था। तो मैंने भी थकान की वजह से इन सबको निग्लेक्ट किया और सो गया।
उसी रात करीब 3 बजे अचानक रसोई घर से बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं चौंक गया और उठ गया। उमेश ने करवट लेते हुए कहा, अरे यार सो जा, बिल्ली आई होगी, सुबह उठाकर रख देंगे। मैंने भी सोचा हो सकता है बिल्ली हो, लेकिन एक दो बर्तन तो समझ में आता है, लेकिन आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रसोई ही तहस नहस की गई हो। तो मैंने उठने की सोची, कमरे की लाइट जला दी। तभी उमेश ने तकिया सिर के पीछे से निकालकर मुंह के ऊपर रख लिया। मैंने चप्पल देखी तो पलंग के नीचे खिसक गई थी। उन्हें परों में पहनकर मैं रसोई घर में पहुंचा। लाइट जलाई देखा, मैं आश्चर्यचकित था। यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं गिरा था, फिर इतनी सारी भाड़ भाड़ की आवाज आई कहाँ से। मैं चुपचाप रसोई की लाइट बंद करके आकर कमरे की भी लाइट भी बंद कर अपने पलंग पर लेट गया। मैं लेट गया, थोड़ी देर तक जागता रहा, फिर लेटे लेटे नींद आ गई और सो गया। सुबह आँख खुली तो मैंने उमेश को तैयार होकर चलने की तैयारी करते देखा। मैंने कहा, अरे यार तू तो तैयार हो गया। उमेश ने कहा, गुड मॉर्निंग यार, ऑफिस का टाइम हो गया था तो मैं निकलता हूँ, गेट बंद कर लेना और हाँ, नहा धोकर खाना खाने चले जाना। अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, कार्ड वहां रखा है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा अब निकलता हूँ। मैंने भी कहा, गुड मॉर्निंग यार, चल तुझको छुड़ाता हूँ। उमेश गेट की तरफ बढ़ता है और मैं भी दरवाजा बंद करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था। उमेश दरवाजा खोलकर मेरी तरफ मुड़कर कहता है, थैंक यू यार बर्तन लगाने के लिए। मैंने कहा, नहीं यार, थैंक यू काहे का, वो बर्तन तो गिरे ही नहीं थे। उमेश ने कहा, फिर वो आवाज। मैंने कहा, पता नहीं यार, मैंने तो रात को जाकर ही रसोई चेक की थी, लेकिन सब ठीक था। तो उसने कहा, चल ठीक है, अब चलता हूँ। मैंने भी कहा, ठीक है, अलविदा। उमेश जाते जाते और बोला, बाय सी यू इवनिंग। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिय। फिर मैं भी दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया था। बाद में तैयार होकर भोजनालय आ गया। खाना खाकर कार्ड में एंट्री कराकर मैं बाहर आ चुका था। धूप तीखी थी सो पेड़ की छाया में खड़े होकर टेम्पो पकड़कर जाना चाहता था। तभी मेरी नज़र किताबों की दुकान पर पड़ी। मैंने सोचा, अकेला घर में क्या करूंगा, चलो एक किताब ही ले लेता हूँ, पढ़ते पढ़ते टाइम पास हो जाएगा। मैंने किताब खरीदी और वापस से पेड़ के नीचे आ गया था। टेम्पो का इंतजार कर ही रहा था कि तभी सुखविंदर टेम्पो लेकर आ गया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। तकरीबन सुबह के 11:30 हो रहे थे। सुखविंदर ने कहा, भाई साहब घर जा रहे हैं। मैंने उसे हाँ कहा। सुखविंदर ने कहा, चलिए भाई साहब, मैं लिए चलता हूँ, बैठिए, और मेन टेम्पो में बैठ गया। रास्ते में सुखविंदर ने कहा, क्यों भाई साहब, आपके दोस्त क्या कह रहे थे। मैंने कहा, किस बारे में। अच्छा याद आ गया। अरे भाई कुछ नहीं, वो किसी भी हालत में उस मकान को नहीं छोड़ सकता और शायद इसीलिए मैंने भी इस बारे में उससे बात करना मुनासिब ना समझा। सुखविंदर बोला, भाई साहब आप उसे हल्के में ले रहे हैं। यदि टाइम हो तो मेरे गांव चलिए, बाद में मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे भी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का शौक था और समय भी था, तो मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, ठीक है भाई, फिर छोड़ देना। सुखविंदर ने कहा, बिल्कुल जी। हम गांव की चौपाल में पहुंच गए। वहां एक कमरा बना हुआ था जिसके शायद 15 फुट पर एक नीम का पेड़ दाएं और एक पीपल का पेड़ थोड़ी दूर बाएं था, जिससे उस मकान की छत पर थपेड़ों की छाया थी और कमरा भी बाहर की अपेक्षा बहुत कम गर्म था। मुझे उसी कमरे में चारपाई पर बैठने को बोला गया। सुखविंदर ने कहा, भाई साहब आप बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा, हाँ जरूर। मैंने कमरे को ध्यान से देखा।
वो तकरीबन 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा था, जिसमें कुल 4 चारपाई थी। तभी सुखविंदर कुछ गांव वालों के साथ वहां आया। मैंने भी खड़े होकर अभिवादन व्यक्त किया। सुखविंदर ने कहा, यह है बहादुरमल साहब, इसी का खेत था वो। मैंने कहा, साहब सुखविंदर जी से मैं आपके साथ हुए हादसे को जानता हूं, इसके अलावा कोई अनुभव हो तो बताएं। बहादुरमल ने कहा, क्या आपके दोस्त का ब्याह हो गया? मैंने कहा, जी नहीं, अभी नहीं। क्यों? बहादुरमल ने कहा, साहब औरतों और बच्चों का दिल नाजुक होता है और ऐसी आत्माएं इनको आसान शिकार समझती है। ये पहले कमजोर पर वार करती है और जब पर्याप्त ताकतवर हो जाती है तो आप हम जैसों पर भी आघात करने से नहीं चूकती। साहब वो जगह शुरुआत से ही मनहूस रही। मेरे लिए पहले मेरे पिताजी ने खरीदी और उनका साल भर के भीतर स्वर्गवास हो गया। फिर बड़े भाई ने तो उसका 6 माह में मोटरसाइकिल